नमस्कार मेरे शेर शेरनियों और आप सभी का स्वागत है आपके प्रीतम एकेडमी में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का जो क्लासेस है बेसिकली हम लोग जो भूगोल का क्लास कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग उस पर ही बात करेंगे। तो पिछला जो क्लास था हम लोगों ने उसमें एक छोटा सा टॉपिक मैंने स्टार्ट करा था और मैंने बोला था कि अगला क्लास में वो वीडियो में लूंगा। तो आज के टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वन्य एवं वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और उनके वितरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे कि जो भी प्रकार है वनों का उन प्रकारों का किन किन राज्यों में, भारत के किन किन राज्यों में उनकी जो संख्या है वो पाई जाती है। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि सबसे अधिक जो है वनों के प्रकार वो कहां पाए जाते हैं। जो भी हम लोग वनों के और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार के बारे में बात करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चूंकि आज का जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ही अच्छा होता है और उससे पहले कि जो लोग चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप पुराना जो हमारा वीडियो है उसको आप जरूर देख ले ताकि आपको पता चलेगा कि आज के टॉपिक पे मैं किस रिलेटेड में बात कर रहा हूं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वन्य एवं वन्यजीव संसाधन, मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो सबसे बड़ी चीज कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है। कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए, शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए एक दिन घुटनों के बल चलना होता है। जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ, मेरे रसगुल्लो ध्यान से सुनना, जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ। तो जो इंसान ये चाहता है ना कि मुझे हर चीज इजिली वे में मिल जाए, मैं उन सबके लिए मैं बता दूं कि जब तक आप संघर्ष का स्वाद नहीं चखोगे आपको सक्सेस का जो मीठापन होता है वो आपको नहीं मिलेगा। तो मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आज का जो वीडियो है इसी मोटिवेशन कोट के साथ मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि वन्य एवं वन्यजीव संसाधनों के प्रकार के बारे में। तो समझिएगा कि जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि वनों का संरक्षण करना चाहिए, किन कारणों से करना चाहिए, वनों का प्रबंध करना चाहिए। तो वनों के संरक्षण का बात करूं या वनों के प्रबंधन का बात करूं तो भारत में अधिकतर जितने भी वन हैं, मेरे दोस्तों मेरा रसगुल्लो ध्यान से सुनना, कि भारत में जितने भी वन है उसमें अधिकतर वन और वन्यजीव जो होते हैं या तो वो प्रत्यक्ष रूप से या सरकार के अधिकार क्षेत्र में या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए क्या होते हैं, वो सरकार के प्रतिबंध में होते हैं। मेरा रसगुल्लो ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि भारत में जितने भी वन पाए जाते हैं और भारत में उन वनों में जितने भी वन्यजीव पाए जाते हैं मेरा रसगुल्लो, उन सभी वन और वन्यजीवों को या तो वो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि वो खुद ही क्या करते हैं, खुद का प्रोडक्शन कर देते हैं। जैसे कि कोई एक जंगल है जो बहुत दूर में है, क्या है, जो बहुत दूर में है, तो आप वहां तो जाओगे नहीं, तो वो स्वयं ही खुद का क्या करता है, प्रतिबंध कर देता है। या वो क्षेत्र जो है वो हो सकता है कि उसमें बहुत ज्यादा जंगली जानवर हो तो वहां पे भी लोग क्या करते हैं, नहीं जाते हैं। तो या तो खुद वो स्वयं ही या प्रत्यक्ष रूप से वो क्या करते हैं, खुद का प्रतिबंध कर देते हैं, या उसमें जो प्रबंध होता है जो भी कुछ चाहिए वो खुद वो कर लेते हैं, या उसके प्रबंध यानी कि उनमें जो जो चीजें चाहिए उनके लिए सरकार क्या करते हैं, उनके अधिकार में जो क्षेत्र आता है उस क्षेत्र पर क्या करती है, सरकार अपना प्रतिबंध करते हैं। या कुछ वन विभाग होते हैं, जंगल फॉरेस्ट जंगल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो उसके लिए भी क्या करता है कि या तो वन विभाग या जो अन्य और जो विभाग हैं सभी मिलकर क्या करते हैं कि भारत के अधिकतर वन और वन्य जीवों का प्रबंध करते हैं, उनके लिए सुविधाएं और उनके लिए जो भी कानून होता है उनको क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। तो मेरे रसगुल्लो यहां से एक क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको पहले बताया था कि बताइए सरकार के द्वारा, मैंने क्या बोला कि सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार का बात कर लो या राज्य सरकार का बात कर लो, तो दोनों के द्वारा कौन सा, मैं क्या पूछ रहा हूं कि दोनों के द्वारा कौन सा कार्य किया गया था जंगल और जंगल में रहने वाले जीवों को बचाने के लिए।
तो हम लोगों ने देखा था कि 1972 में जब वन संरक्षण अधिनियम आया या वन रक्षण अधिनियम नियम जब आया तो कार्यकर्ताओं के द्वारा काम हुआ। तो सरकार ने दो काम किया था, एक जो था तो एक क्या था, तो हम लोगों ने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सुना था। एक जो था वो क्या था, राष्ट्रीय उद्यान उन्होंने बनाने का काम किया। और दूसरा हम लोगों ने देखा था पशु विहार। क्या था, पशु विहार जो था सरकार ने बनाने का काम किया था। तो ये हम लोगों ने देखा था सरकार के द्वारा काम। लेकिन भारत में जितने भी वन और वन्य जीव है उनके लिए सरकार या तो प्रत्यक्ष रूप से या सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो भी जंगल आते हैं उन पर या जो उन पे वन विभाग के द्वारा या अन्य विभागों के द्वारा क्या करते हैं, उनमें प्रबंध किए जाते हैं। उनकी जो भी चीजें जरूरतें होती है उनको पूरा किया जाता है। तो इसी आधार पे जितने भी वन है मेरे रसगुल्लो, मैंने क्या बोला, इसी आधार पे जितने भी वन है उनको कुछ वर्गों में बांटा जाता है। कि हम लोग सुनिएगा, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि वनों में जो भी प्रबंध करना होता है उस प्रबंध के अनुसार यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि जो भी सरकार के द्वारा या लोगों के द्वारा या वन विभाग के द्वारा या अन्य विभागों के द्वारा जो भी वन है उनको क्या किया जाता है, उनकी जरूरतों को पूरा किया जाता है। तो उन जरूरतों के हिसाब से वन को जो है वो मुख्यतः तीन वर्गों में, कितने वर्गों में, तीन वर्गों में बांटा गया। या ऐसे बोल सकते हो कि स्वामित्व के आधार पे वनों को जो है वो तीन भाग में बांटा गया है। पहला जो है वो है रक्षित वन। क्या है रक्षित वन, यानी कि वन प्रबंध के हिसाब से भारत में वन प्रबंध के हिसाब से वनों को तीन भाग में बांटा गया मेरे रसगुल्लो। तो पहला जो है वो क्या है, आरक्षित वन, दूसरा जो है मेरे रसगुल्लो क्या है, रक्षित वन, और तीसरा जो है वो क्या है, अवर्गीकृत वन। तो मैंने क्या बोला रसगुल्लो कि भारत में वन प्रबंध के द्वारा या वन प्रबंध के आधार पर वनों को तीन भाग में वर्गीकृत किया गया है। तो जो तीन भाग है मेरे रसगुल्लो, एक तो है आरक्षित वन, दूसरा क्या है रक्षित वन, और तीसरा क्या है अवर्गीकृत वन। तो पहले हम लोग बात करते हैं रक्षित वनों के बारे में। तो देश का आप लोगों को पता है कि पहले 8% जो था, हम लोग पढ़े थे कि 8% जो पूरा जो क्षेत्र है हम लोग का उसमें वन और खनिज, वन और वन प्राणी मौजूद है। यानी कि लगभग हम लोगों ने 16 लाख हेक्टेयर या 16 लाख हम लोगों ने बात किया था जगह के बारे में, हम लोग बात किया था जिसमें वन क्षेत्र फैला हुआ है और उसमें वन प्राणी मौजूद है। लेकिन वर्तमान समय में ये जो 16 लाख है वो घट गया है और 2 से 3 लाख ही मौजूद है। तो यानी कि ऐसे वन मैं बात कर सकता हूं आरक्षित वन, यानी कि जिसमें सरकार क्या करता है कि वहां प्रवेश करने का या उन जगहों पे जिन वनों को आरक्षित वन घोषित किया गया है मेरे रसगुल्लो, वहां पे घुसने का और वहां पे किसी तरह के दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं को ले आने के लिए क्या किया गया है, प्रतिबंध किया गया है। यानी कि वहां पे जो मानव जो होता है वो जा नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता, मानव जो है वो जा नहीं सकता। तो ये क्या है, आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो हमारा जो पूरा देश में रसगुल्लो, तो पूरा देश का मैं क्या बात कर रहा हूं, पूरा देश का मैं बोलूंगा आधा से अधिक जो वन है वो आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आधा से अधिक वनों को क्या किया गया है, आरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। और हम लोग बात करेंगे अगर आरक्षित वन का, तो जिस तरह से वन और वन्य जीव प्राणियों का संरक्षण होता है, तो ये जो आरक्षित वन होता है ये वन और वन्य जीव प्राणियों के संरक्षण के लिए या उनके बचाव के लिए सबसे मूल्यवान वन माना जाता है। मैंने क्या बोला कि जिस तरह से वन और वन्य जीवों का संरक्षण होता है तो उसके हिसाब से ये जो आरक्षित वन होता है, ये जो आरक्षित जो वन होता है वो क्या होता है, मूल्यवान होता है। मैंने क्या बोला कि आरक्षित वन में किसी भी तरह के मानवों को अंदर नहीं प्रवेश करने को दिया जाता है। यानी कि ना ही वो वहां से लकड़ियां उठा के ला सकती हैं, जो गिरी हुई लकड़ियां होती, ना ही वो फल फूल को खा सकती हैं, और नहीं जानवरों को, मैंने कि वहां अंदर जाके वो कुछ काम नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे रक्षित वन का मेरे रसगुल्लो, तो ये जो रक्षित वन जो होता है, तो वन विभाग के अनुसार वन विभाग ने क्या किया, एक डाटा बनाया और उसके अनुसार जो रक्षित वन है उसके अनुसार बोला कि देश में जितना भी वन क्षेत्र है उस वन क्षेत्र का 1/3, कौन सा 1/3 यानी कि 1/3 जो हिस्सा है वो किसके अंतर्गत आता है, रक्षित वन के अंतर्गत आता है।
तो हम लोग अगर आगे पढ़ेंगे, जब आगे अगले मतलब मैं बोल सकता हूं अपर लेवल के क्लास में, तो हम लोगों ने जैसे मैंने आपको बोला कि आरक्षित वन जो होता है उसमें किसी भी तरह के मानव को घुसने का अधिकार नहीं है। कानूनी अधिकार मतलब कानून, ये कानून लागू कर दिया है सरकार, ये कानून लागू कर दिया है कि कोई भी मानव जो है इस वन में घुस नहीं सकता है। लेकिन जो रक्षित वन होता है इसके अंतर्गत मानव जो है इस वनों में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वहां की जो भी लकड़ियां हैं, यहाँ पे प्रवेश करने के लिए बोला गया है कि आप जाके घूम सकते हो, जंगल घूम सकते हो, लेकिन जंगल में उत्पादित किसी भी तरह के वस्तुओं का उपयोग आप नहीं कर सकते हो। तो यह रक्षित वन, जिसमें रक्षा तो किया गया है लेकिन प्रवेश पे निषेध नहीं किया गया है। तो वन विभाग के अनुसार ऐसे वन जो रक्षित वन के अंतर्गत आते हैं, जिनमें केवल वन को रक्षा प्रदान किया जाता है और वहां पे लोग जा सकते हैं और घूम के आ सकते हैं, तो ऐसे जो वन है वो देश का 1/3 हिस्सा में क्या है वो फैला हुआ है पूरे वन का। तो अगर हम बात करें तो अगर ये जो रक्षित वन है, ये जो रक्षित वन है, ये जो क्या होता है, तो वनों को और अधिक नष्ट ना होना है, इसके लिए क्या किया जाता है, इनको इस रक्षित वन में रखा जाता है। कि कोई एक जंगल है, उस जंगल में हम लोगों ने किसी तरह का कोई कानून नहीं बनाया मेरे रसगुल्लो, और वहां पे जो लोग हैं वो जा सकते हैं और जंगल की उत्पादित वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वनों को बचाने के लिए उनमें रक्षित वन का टैग लगाया जाता है, ताकि उस वन में जो भी उत्पादित वस्तु है वन के द्वारा या वन का क्या ना हो, नुकसान ना हो। तो मैंने आपको क्या बताया मेरे रसगुल्लो कि आरक्षित वन के अंतर्गत देश का आधा से अधिक जो हिस्सा है, वनों का आधा से अधिक जो हिस्सा है वो आरक्षित वन के अंतर्गत रखा गया है। और ये जो वन होता है इसमें किसी भी तरह के मानवों को घुसने का अनुमति नहीं दिया जाता है, पहली बात। लेकिन रक्षित वन में मानव जो है वो घुस सकते हैं, लेकिन वन में उत्पादित जो भी वस्तुएं होते हैं उनको क्या नहीं कर सकते, उनके उत्पादों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो रक्षित वन है, आरक्षित वन को तो मैं बोल सकता हूं कि प्राणियों के संरक्षण के लिए ऐसे प्राणी जो बहुत लुप्त मात्रा में मैं बोल सकता हूं, या जो बहुत ज्यादा सुभेद हो गए हैं, या जो संकटग्रस्त जाति के अंतर्गत आते हैं, उनको रखने के लिए आरक्षित वनों को बनाया गया है। लेकिन रक्षित वन जो होता है ये एक्चुअली जो होता है मैं बोल सकता हूं कि सामान्य के लिए बनाया जाता है, यानी कि जिनकी संख्या लगभग है उनके लिए रक्षित वन जो होते हैं बनाए जाते हैं। तो रक्षित वन जो होता है इसको इसलिए इसको किसी भी वन को रक्षित वन के अंतर्गत रखा जाता है, जिससे क्या ना हो कि उस वन की बचाव हो सके और उस वन का क्या हो सके, सुरक्षा हो सके। तो ये हम लोगों ने बात किया किसका, रक्षित वन का बात किया। अब हम लोग बात करते हैं अवर्गीकृत वन का। तो मेरे रसगुल्लो अगर मैं अवर्गीकृत वन का बात करूं तो आप जितने भी प्रकार के वन देखते हो, आरक्षित वन को और रक्षित वन को छोड़कर बाकी जितने भी आप वन देखते हो या जितने भी आप बंजर भूमि देखते हो, वो भूमि या तो सरकार के अधिकार में है, या किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार में है, या वो क्या होता है किसी समुदाय के स्वामित्व के अधिकार में है। तो ऐसे वनों को अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा जाता है। तो मेरे रसगुल्लो यहां से क्वेश्चन बनना शुरू होता है कि अवर्गीकृत वन के अंतर्गत किन वनों को रखा जाता है, और वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा बंजर भूमि, सरकार अधिकृत वन, या व्यक्तिगत वन, या सामुदायिक स्वामित्व वाले वन। तो आप इन सभी को टिक मार के आओगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अवर्गीकृत वन में अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उनको क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो अगर हम लोग बात करें कि ये तो हम लोगों ने देखा कि आरक्षित वन क्या होता है सर, रक्षित वन क्या होता है, तो आप यहां तक तो आपको समझ में आ गया। लेकिन एक क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि सर आरक्षित वन और रक्षित जो वन है सर, इसको क्यों बनाया जाता है, इसको बनाने का मेनली क्या कारण होता है। तो समझिएगा, ये जो आरक्षित और जो रक्षित वन होता है दोस्तों मेरे रसगुल्लो, ये एक्चुअली स्थानीय वन होते हैं। क्या होते हैं ये, एक्चुअली स्थानीय वन होते हैं। तो कभी अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा मेरे रसगुल्लो कि इनमें से कौन सा वन स्थानीय वन का एक उदाहरण है, तो आप क्या बोलोगे, आरक्षित और रक्षित वन जो होता है वो क्या है, स्थानीय वन का उदाहरण है। तो आरक्षित और रक्षित जो वन होता है वो स्थानीय वन के अंतर्गत आता है। तो मान लो कि आप इस क्षेत्र में रहते हो और इस क्षेत्र में एक जंगल है, तो ये आपका स्थानीय जंगल हो गया, आपका स्थानीय वन क्षेत्र हो गया। तो अगर घर के बगल में जंगल होगा तो सभी लोग जाएंगे,
जिनको भी जिस चीज का जरूरत होगा, क्योंकि जंगल जो होता है वो बहुत ज्यादा संपदा वाला क्षेत्र होता है। तो मेरे को अगर एक कुदाली है मेरे पास और मेरे को उसके लिए लकड़ी चाहिए, तो मैं और कहीं नहीं, मैं सीधा जंगल जाऊंगा, एक पेड़ काटूंगा और मैं लेके आ जाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे घर बनाने के लिए क्या चाहिए, बांस चाहिए छत को लगाने के लिए, तो और मैं कहीं नहीं, बस जंगल जाऊंगा, बांस काट के ले आऊंगा। तो इस दौरान क्या होगा कि जंगलों की हानि होगी। तो इसीलिए आरक्षित और रक्षित वन, जो कि एक्चुअली स्थानीय वन का क्षेत्र है, तो क्या कहा जाता है कि उनमें जो भी इमारती लकड़ी होता है या वन से उत्पादित जो भी अन्य पदार्थ होते हैं, उनके बचाव के लिए उन वनों को आरक्षित या रक्षित वन में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। जैसे अगर आप देखोगे बहुत ऐसे जंगल में होता है जो वन विभाग के अंतर्गत उसको रखा जाता है कि अगर आप उसमें जाओगे तो वन विभाग वाले कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आप वहां से कुछ वस्तुओं को उठा के लेके आते हो तो जाहिर सी बात है कि वन अधिनियम के तहत 1972 के तहत आप पे केस हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी रक्षित या जो आरक्षित वन होता है, वहां पे जाके आप किसी तरह का ऐसा काम ना करें जिसमें आपको जेल जाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग बात करें रक्षित वन का, तो हम लोगों ने आरक्षित वन का, तो इनके बनाने का बस एक ही कारण है, या मैं बोल सकता हूं कि इमारती लकड़ी जो भी बेशकीमती लकड़ी होती है, या वन पदार्थों का जो भी वन से उत्पादित पदार्थ है उनके बचाव के लिए इनको बनाया जाता है। और मैंने आपको पहले ही ये चीज जो है मैंने आपको बता दिया। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, सर जैसे बताइए ना कि ये जो वन है वो किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो अगर मैं बात करूं आरक्षित वन का, किसका मैं बात करूं, आरक्षित वन का मैं बात करूं, मैं रसगुल्लो, तो याद रखिएगा सर्वाधिक जो आरक्षित वन है या सर्वाधिक आरक्षित या जो रक्षित वन है वो जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है वो वन पाया जाता है। और याद रखिएगा कि भारत में जितना भी वन है उस वन का 75% जो वन है वो कहां पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो यानी कि सर्वाधिक आरक्षित और जो रक्षित वन है वो कहां पाया जाएगा मेरे रसगुल्लो, तो आप क्या बोलोगे, सर वो जो पाया जाएगा वो मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि वनों की जो मात्रा है वो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, कितना, कुल वन का 75% जो है वो कहां पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो अगर हम लोग केवल रक्षित वन का बात करें मेरे रसगुल्लो कि सर आप मुझे बताएं कि रक्षित वन कहां कहां पाए जाते हैं, तो मेरे रसगुल्लो ध्यान देना, रक्षित वन जो है आरक्षित जो वन है मेरे रसगुल्लो, में किसका बात कर रहा हूं, आरक्षित वन का, तो ये जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र में क्या होता है, आरक्षित वन के ज्यादा से ज्यादा वन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो मेरे रसगुल्लो ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि अगर वन पूछेगा तो आप मध्य प्रदेश मारोगे कि स्थानीय रूप से आरक्षित और रक्षित वनों का ज्यादा प्रतिशत कहां पे है, तो आप क्या बोलोगे, मध्य प्रदेश में कुल वनों का 75%। लेकिन अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के अलावा और कौन कौन क्षेत्रों में आरक्षित वन पाए जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे मेरे रसगुल्लो कि जम्मू कश्मीर में सर, आंध्र प्रदेश में सर, उत्तराखंड में सर, केरल में सर, तमिलनाडु में सर, पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र में सर। बात क्लियर है। तो हम लोगों ने आरक्षित वन के बारे में बात किया। अब हम लोग थोड़ा रक्षित वन के बारे में बात करते हैं मेरे रसगुल्लो। तो रक्षित जो वन है मेरे रसगुल्लो वो बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, ओडिशा में और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में क्या होता है, रक्षित वन पाए जाते हैं। क्या होता है, रक्षित वन पाए जाते हैं। तो मेरे रसगुल्लो ध्यान से सुनना कि ये जो रक्षित वन है वो कहां कहां, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, ओडिशा में और राजस्थान वाले क्षेत्र में क्या पाया जाता है, रक्षित वन पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अवर्गीकृत वन का। तो मेरे रसगुल्लो ध्यान से सुनना, अवर्गीकृत जो वन होता है, तो ये जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है जो हमारा, यानी कि भारत का जो पूर्वोत्तर वाला जो हिस्सा है, यानी कि ऐसे करके जो इधर वाला जो हिस्सा है, असम हो गया,
असम हो गया, दार्जिलिंग हो गया, इस वाले क्षेत्र में क्या है, अवर्गीकृत वन की जो संख्या ज्यादा होता है। बेसिकली जैसे कि आप लोग चाय बागान के बारे में नाम सुनते हो ना, चाय बागान, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र होता है ये इसी के अंतर्गत आता है, जिसमें किसी खास व्यक्ति का या खास लोगों का अधिकार होता है और वो अपने हिसाब से उस जंगल का क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। तो अवर्गीकृत जो वन है वो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में पाया जाता है और ये गुजरात में कुछ इलाका में जो है ये अवर्गीकृत वन जो पाया जाता है। तो मेरा रसगुल्ला अगर मैं बात करूं, अभी तक हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा कि भारत में वन प्रबंध के हिसाब से, भारत में वन प्रबंध के हिसाब से, तो भाई वनों का प्रबंध कौन करता है, तो या तो प्रत्यक्ष रूप से वो खुद कर लेती है या सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो वन आता है वो क्या करते हैं, सरकार उसका प्रबंध करती है, या वन विभाग क्या करता है, उसका प्रबंध करता है, उसके जरूरतों को पूरा करता है, या जो भी अन्य विभाग है वो क्या करते हैं, वनों के लिए जो भी चीजें होते हैं उनके लिए प्रबंध करते हैं। अब ये प्रबंध या तो उन वस्तुओं को बचाने का हो सकता है या उनके लिए कानून बनाने का हो सकता है। बात क्लियर है? तो उसी हिसाब से प्रबंध के हिसाब से पहला जो वन आता है उसको हम लोग आरक्षित वन बोलते हैं। तो इसमें मानव को प्रवेश करने के लिए सख्त मना है कि मानव यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता है। तो ये जो वन होता है आरक्षित वन, अभी वर्तमान समय में देश में जितना भी वन है तो उसमें आधा से अधिक जो वन होता है वो क्या है, आरक्षित वन के अंतर्गत आता है। और वन और वन्य जीव प्राणियों के संरक्षण का बात किया जाए तो उसके हिसाब से ये जो वन है ये सबसे ज्यादा मूल्यवान माना जाता है। तो यहां से क्वेश्चन आपके पास बन के आता है, जेक के द्वारा आपका बोर्ड आपसे पूछ सकता है कि सबसे अधिक वन और वन्य जीव प्राणियों के संरक्षण के हिसाब से कौन सा जो वन है मेरे रसगुल्ला वो क्या है, सबसे ज्यादा मूल्यवान वन है, तब क्या बोलोगे, आरक्षित वन है। रक्षित वन का बात करें तो वन विभाग के अनुसार देश में जितना भी वन है उस वन क्षेत्र का केवल 1/3 जो वन है वो रक्षित वन है और इसके अंदर लोग प्रवेश तो कर सकते हैं लेकिन वहां से उत्पादित वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और ये जो वन होता है इनको इसलिए उनको रक्षित वन के अंतर्गत रखा जाता है ताकि उस वन में उत्पादित वस्तुओं को नष्ट होने से क्या हो सके, बचाया जा सके। हम लोगों ने ये देख लिया रक्षित वन का। अब अवर्गीकृत वन जो था ये बाकी जो रक्षित और अरक्षित वन को छोड़कर जितना भी वन बचा उन सभी वन का या जितना भी बंजर भूमि है हमारे देश में वो या तो वो सरकार के अधिकार क्षेत्र में होते हैं या तो व्यक्ति और समुदाय के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। तो इन सभी वनों को हम लोग अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखते हैं। अब हम लोग बात किए थे कि सर अरक्षित और रक्षित वन को क्यों बनाया जाता है, तो बेसिकली ये जो वन होता है वो स्थानीय क्षेत्र का वन होता है। तो अगर ये स्थानीय क्षेत्र का वन होगा तो लोग वहां से इमारती लकड़ी और वन उत्पादन, वन और वन से जितने भी उत्पादित वस्तु है उसका ज्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे और वनों को नष्ट कर देंगे। तो उसको बचाव के लिए, वनों के बचाव के लिए उनको रक्षित या आरक्षित वन में रखा जाता है। सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कुल जितना भी भारत में वन क्षेत्र है उसका 75% यहीं पे पाया जाता है। कहां पे, मध्य प्रदेश में। तो हम लोगों ने आरक्षित वन के कुछ उदाहरणों का बात किया तो जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जो है उसमें आरक्षित वन पाया जाता है। रक्षित वन जो है बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, ओडिशा और राजस्थान में क्या होता है वो रक्षित वन पाया जाता है। और अवर्गीकृत वन है जिसमें सरकार का, व्यक्तियों का या समुदायों का अधिकार होता है। कैसा वन, तो रक्षित और अरक्षित वन को छोड़कर जो भी वन और बंजर भूमि बचा उसमें, तो उसमें जो होता है वो पूर्वोत्तर राज्य का जितना भी इलाका है लगभग उसमें सब जगह अवर्गीकृत वन पाया जाता है और कुछ कुछ जो है वो गुजरात क्षेत्र में पाया जाता है। तो हम लोगों ने ये पूरा का पूरा जो है वो कवर कर लिया। कल जो है हम लोग देखेंगे वन और वन्य समुदाय में रक्षण, यानी कि भारतीय जो समुदाय है वो किस प्रकार से वन और वन प्राणियों का रक्षण करती है इसके बारे में देखेंगे। और अगर थोड़ा सा टाइम बच गया तो हम लोग टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेंगे जो हर साल आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है और जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हो क्या करना है, प्रीतम एकेडमी को सपोर्ट करते रहना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।